मारियोपोल की तबाही और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कई खूंखार लड़ाके वहां की एक धधकती हुई ऊंची इमारत के सामने इकट्ठा हुए। बताया गया कि इस शहर पर रूस की जीत के पीछे रूसी सेना और इन लड़ाकों का ही हाथ है। रूस की फौज ने हवाई हमलों के जरिए वहां तबाही मचाई तो जमीन पर यूक्रेन की सेना को शिकस्त देने की जिम्मेदारी इन्हीं चेचन लड़ाकों पर थी। और जब जीत मिली तो इन लड़ाकों ने झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। इसके साथ ही कादिरव के इन खूंखार लड़ाकों ने ऐलान किया कि मारियोपोल को नष्ट करने और शुद्ध करने का जो पुतिन से हुक्म मिला था उसे इन लोगों ने पूरा किया। इस बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर जंग के मैदान से भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया। इमानुएल मैक्रों ने लगातार दूसरी बार जीता फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव। नतीजों के बाद मैक्रो विरोधियों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस फायरिंग में 2 की मौत। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन ने कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री यूक्रेन का मारियोपोल में पास रूस को बातचीत का न्योता। आज से 4 दिवसीय नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस की होगी शुरुआत। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा प्रमुख करेंगे संबोधित। भविष्य की योजनाओं के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध पर हालात पर होगी चर्चा। भारत दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर की द्विपक्षीय वार्ता आज। यूक्रेन संकट समेत कई मुद्दों पर होगी बात। शाम 6 बजे पीएम के साथ रायसीना डायलॉग को करेंगी संबोधित। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद में पति रवि राणा के साथ जेल भेजी गई सांसद नवनीत राणा। सरकारी काम में बाधा समेत कई मामलों में केस दर्ज। जेल के बाहर शिवसेना का प्रदर्शन। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर मामले में गृह मंत्री दिलीप वलसे ने आज सुबह 11:30 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। कम्युनिस्ट प्रमुख राज ठाकरे समेत कई नेताओं को बैठक में आने का न्योता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी पर विवाद। बीजेपी ने इफ्तार में छबड़ा दंगे के आरोपी आसिफ अंसारी के शामिल होने पर उठाया सवाल। पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर आरिफ हजार भी शामिल। इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों की हत्या में था शामिल। कश्मीर में 4 दिनों में मारे गए 8 आतंकी। उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया एलटी टेरर का। प्रधानमंत्री मोदी को लता मंगेशकर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। समारोह में भावुक हुए पीएम ने लता जी को बताया अपनी बड़ी बहन। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी की सौगात। 20,000 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा केंद्र की योजनाएं अब जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रही हैं लागू। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कि मोल्दोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो क्या होगा? तो होगा यह कि पुतिन की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है और जमीन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऊपर से काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब यह होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। इसीलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई। मोल्दोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा कर अगर मोल्दोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। वहीं यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच रूस के 2 बेहद अहम ठिकानों में भीषण आग लगने के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया जा रहा है। रूस के इन दोनों ठिकानों में एक दिन पहले आग लगी थी, जिनमें पहला रूस के त्वेर शहर में बना एक रक्षा अनुसंधान केंद्र है जो मॉस्को से करीब 180 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि अचानक उसकी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद वहां से आई तस्वीरों में रिसर्च सेंटर की पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। तेज लपटें खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकलती दिखी। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर को भी उसे बुझाने के लिए लगाया गया। वहां लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और जिस रिसर्च सेंटर में आग लगी वहां जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती हैं। यही नहीं, इसी रिसर्च सेंटर में यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल की जा रही इस्कंदर मिसाइलें भी बनाई जाती हैं। इसलिए इतने अहम ठिकाने पर आग लगना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन यह तो उसके लिए पहला झटका था, क्योंकि एक ही दिन में रूस का एक दूसरा अहम ठिकाना भी आग की भेंट चढ़ गया। यूक्रेन की सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर किनेशमा शहर में बना दिमित्रुस्की केमिकल प्लांट आग लगने से तबाह हो गया
रूस के इस सबसे बड़े केमिकल प्लांट से मिसाइलों के लिए ईंधन सप्लाई किया जाता था। यानी त्वेर का रिसर्च सेंटर और ये केमिकल प्लांट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो एक ही दिन में आग की चपेट में आ गए। और दोनों ही जगहों पर आग कैसे लगी, इसकी कोई वजह रूस की तरफ से अब तक नहीं बताई गई। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि रूस के इन दोनों अहम ठिकानों की तबाही के पीछे कहीं यूक्रेन तो नहीं, जिस पर रूस ने चुप्पी साधी हुई है। उधर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद खार्किव में यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। वहां कई इलाकों में पुतिन की फौज लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ये सारे हमले जेलेंस्की की सेना को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं और यूक्रेन भी रूसी सेना को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार करते दिखे, जिसके लिए पहले एक जवान ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर रॉकेट लॉन्चर को लॉक किया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरा जवान गाड़ी पर चढ़ा और फिर देखते ही देखते वहां रॉकेटों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक आग उगलते इन रॉकेटों ने आसमान को चीरते हुए अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया और काफी देर तक पूरे इलाके में उनकी तेज आवाज गूंजती रही। वहीं यूक्रेन ने जंग के बीच अपने सैनिकों के जश्न मनाने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई शहरों की तस्वीरें दिखाई गईं, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आए। और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक जश्न मनाते भी दिखाई दिए। इस वीडियो में दिखा कि एक जगह यूक्रेन का झंडा गाड़ने के बाद उसके सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद उसके कुछ सैनिक एक दूसरे इलाके में सड़क पर डांस करते नजर आए। वहीं कुछ ने तो बड़े बड़े हथियार अपने कंधों पर लेकर मस्ती भी की। यही नहीं, कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिक बच्चों के पार्क में भी पहुंच गए, जहां उन्होंने झूलों का मजा लिया। जश्न की इन तस्वीरों के साथ ही जेलेंस्की की सेना की ताकत भी इस वीडियो में दिखाई गई कि कैसे रूसी सैनिकों को मारा गया और कई जगहों पर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर भी किया गया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर मिसाइलों से कई हमले कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सड़क पर कुछ टैंक आग की लपटों के बीच घिरे नजर आए। देखते ही देखते एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने आसमान से चुन चुनकर रूसी टैंकों को ध्वस्त किया। सड़क पर लगातार हो रहे धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। विस्फोट इतने जोरदार थे कि चंद मिनटों में पूरा आसमान धुएं से भर गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ टैंक जंग के मैदान में आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, एक मिसाइल गिरी और उनके परखचे उड़ गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जंगल के बीच जेड निशान वाले टैंकों का एक काफिला भी नजर आया, जिनमें कुछ टैंक जलते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले से रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के बेलगरद शहर के एक गांव में पुतिन के टैंकों की कब्रगाह ढूंढ निकाली। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबके सामने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी पेश की, जिनके जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि रूस के बेलगरद शहर के जिस गांव में तबाह हो चुके रूसी टैंक उसे मिले, वहां जंग से पहले कुछ नहीं हुआ करता था। यूक्रेन का दावा है कि उसके जासूसी ड्रोन ने इस जगह का पता लगाया, जिसके जरिए उसे यह पता लग सका कि दुश्मन का इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने खुद को दुनिया के सामने साबित करने के लिए 2 तस्वीरें सबके सामने रखी, जिनमें एक को उसने जंग से पहले की बताया और दूसरी तस्वीर को युद्ध छिड़ने के बाद 17 मार्च की। दोनों में फर्क ये दिखा कि पहली तस्वीर में गांव की जमीन का वो हिस्सा खाली दिखा, जबकि दूसरी में रूस की कई सैन्य गाड़ियां वहां खड़ी नजर आईं। और वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 17 टैंक हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ शहर के अलग अलग जगहों पर पैदल मार्च किया और आरोप लगाया कि बुलडोजर का डर दिखाकर बीजेपी दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है। बुलडोजर की राजनीति से वो दिल्ली भर में लोगों को धमका रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुधवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल ने एक और शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने रोहित शर्मा के टी20 क्रिकेट में 6 शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। के ढेर से ही आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि इस बिल्डिंग में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हुआ करते थे,
लेकिन पुतिन की सेना ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से सब तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वहां कई गाड़ियां भी गोलाबारी से कबाड़ के ढेर में बदली दिखी। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के डबल गेम का पर्दाफाश हुआ है। एक और चीन इस जंग की शुरुआत से ही खुद को रूस के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने यूक्रेन पर हमले का विरोध भी नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है, जिसका यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी किया। वहीं यूक्रेन ने चीन पर यही ड्रोन रूस को भी बेचने का आरोप लगा दिया। साथ ही चीन से रूस पर इन ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर दी और यूक्रेन के इन आरोपों ने चीन के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि चीन तो पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को भांपकर पहले ही इससे फायदा लेने की कोशिश में जुट गया था, जिसके लिए उसने जंग की शुरुआत से ठीक पहले रूस के साथ गेहूं, गैस और कोयला खरीदने का करार कर लिया और युद्ध की वजह से इनकी कीमतों में उछाल के बाद उसने इनकी जमाखोरी शुरू कर दी ताकि बाद में इन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सके। यही नहीं, चीन ने अपने गेम प्लान के तहत अपनी करेंसी युआन की तुलना में रूसी करेंसी रूबल की कीमत गिरने दी, जिसके लिए उसने रूबल की गिरती कीमत के बीच अपने देश में विदेशी करेंसी बदलने के रेट में ढील दे दी और इसका उसे फायदा भी मिला, क्योंकि रूबल की कीमत गिरने से चीन के लिए रूस से होने वाला आयात बेहद सस्ता हो गया। इस बीच खबर है कि पहले से प्रतिबंधों की मार झेल रहे पुतिन को चीन ने धोखा दे दिया। रूस अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन के साथ एक समझौता करना चाहता है, लेकिन जिनपिंग सरकार ने समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए। असल में पुतिन चीन की कंपनी यूनियन पे के साथ एक डील करना चाहते हैं। बताया गया कि अगर ये डील कामयाब होगी तो रूस के लोगों को अपने देश और विदेशों में यूनियन पे कार्ड से पेमेंट करने की मंजूरी मिल जाएगी। इस सौदे को अमेरिका के मास्टर और वीजा कार्ड की काट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इन दोनों ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी थी और उनके इस एक्शन के बाद रूसी बैंकों की तरफ से जारी किए गए मास्टर और वीजा कार्ड ने रूस से बाहर काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में इस मुश्किल से निकलने के लिए पुतिन ने अपने दोस्त जिनपिंग से मदद मांगी। मारियोपोल पर कब्जे के दावे के बाद यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन की सेना ने अब पूरी ताकत पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में झोंक दी है। रूसी सेना के टैंक अब डॉनबास की सड़कों पर गरज रहे हैं। वहां के शहरों पर रूसी मिसाइलें मौत बरसा रही हैं। रूस की सेना ने हमले को और भीषण करते हुए वहां के रुबीजने शहर को रॉकेट और मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसके बाद शहर का ज्यादातर हिस्सा काले धुएं की गाढ़ी चादर से ढका दिखाई दिया। एक जगह तो मिसाइल गिरने के साथ ही धुएं के पीछे आग की तेज लपटें उठती नजर आईं। फिर तो वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और शहर का वो इलाका मानो धुएं में गुम हो गया। एक साथ हुए इतने धमाकों के बाद थोड़ी देर तक वहां शांति बनी रही, लेकिन तभी शहर के एक दूसरे हिस्से में लगातार कई बम फटते हुए दिखाई दिए। इसी तरह रूसी सेना के हमलों से हो रहे भीषण धमाके शहर को रह रहकर दहलाते रहे। और रुबीजने शहर पर हो रहे इन हमलों के बीच यूक्रेन ने फिर आरोप लगाया कि रूस के सैनिक उसके नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलें उन इमारतों को निशाना बना रही हैं जिनमें अब भी लोग छिपे हुए हैं। हालांकि रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के इन आरोपों को नकार दिया गया, लेकिन रुबीजने शहर पर हमला होने के बाद वहां से बचकर निकले एक आदमी ने बताया कि रूसी सेना के हमलों में शहर पूरी तरह तबाह हो गया। Там семья, то есть семья здесь, например, забрал туда-сюда. खंडहर में बदलते शहर का हाल बताने वाला यह आदमी खुद किसी तरह हमले के बीच अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगह पहुंच पाया। उधर रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर भी हमला बोल दिया। वहां रूस के मिसाइल हमले ने बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में मिसाइल हमले में खंडहर बन चुकी एक ऊंची इमारत की दीवार को राहत और बचाव दल के लोग नीचे गिराते हुए दिखाई दिए। दीवार के जमीन पर गिरते ही वहां धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। बमबारी के बाद ये दीवार टूटकर लटक रही थी और इससे बड़े हादसे का खतरा था। इतना ही नहीं, रूस की बमबारी के बाद कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालना राहत और बचाव दल के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि कई इमारतों में हमले के बाद आग लग गई। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर किया गया रूस का यह हमला इतना भयानक था कि लोगों की चीखें निकल गईं और वहां मची तबाही की वजह से उनमें कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। ये तो कुछ भी नहीं है, एक आदमी बीच सड़क पर जलती हुई कार की तरफ इशारा कर उसमें जल रहे 2 लोगों को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वक्त पर उसे मदद नहीं मिली और उन दोनों लोगों की कार के अंदर ही झुलसकर मौत हो गई। बताया गया कि इतनी मिसाइलें दागी गईं कि गाड़ियों में बैठकर जा रहे लोग भी नहीं बच पाए।
वहां की एक सड़क पर तो रॉकेट का आधा हिस्सा फंसा हुआ दिखाई दिया। कुछ बिल्डिंगों में तो जैसे ही मिसाइलें गिरी वहां धमाके के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में हुए रूसी हमले में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं और बड़ी खबर फ्रांस से है, जहां लगातार दूसरी बार इमानुएल मैक्रों राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। मैक्रों ने चुनाव में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को मात दी और मैक्रों की जीत के बाद फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में जहां समर्थक जश्न मना रहे हैं, वहीं विरोधियों ने हंगामा भी शुरू कर दिया है। नतीजों के बाद मैक्रों के विरोधी सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस वालों पर भी हमला किया। पुलिस ने भी हालात को काबू करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया और वहीं पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के दौरान पुलिस की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। पेरिस के साथ ही दूसरे शहरों में भी तनाव बढ़ा हुआ है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बादशाहत साबित करने के लिए यूक्रेन की बर्बादी की स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन अब ये लड़ाई रूस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। रूस के हथियार ज़ेलेंस्की पर बमों की बारिश कर रहे हैं। हालांकि रूस को इसमें काफी हानि उठानी पड़ी है। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी को जंग की शुरुआत के बाद से रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इस दौरान रूसी सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल भी मारे जा चुके हैं। रूस के जिन 8 जनरल को यूक्रेन ने मारने का दावा किया है, उनमें मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलो 8वीं सेना के उप कमांडर थे। जनरल मेगोमेद तुशेव चेचेन फोर्सेस के लीडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 41वीं कंबाइंड आर्म्ड आर्मी के डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल विटाली गोरासिमोव सीरिया और क्रीमिया में ऑपरेशन में भाग लेने वाले रूस की 41वीं सेना के पहले डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई कोलेनिकोव 29वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। मेजर जनरल ओलेग मितेयेव 16 मार्च को मारियोपोल शहर के पास लड़ाई के दौरान मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मोडविचोव 19 मार्च को खेसोन क्षेत्र में मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल याको रेंजात्सेव रूस की 49वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। जंग, जख्म, मौत, आंसू, सिसकी और हिचकी बांटती है, दर्द देती है और ये दर्द सिर्फ ज़ेलेंस्की को नहीं, पुतिन को भी हो रहा होगा। लड़ाइयां देश के लिए लड़ी जाती हैं, लेकिन पुतिन जैसी शख्सियत इस बात का ख्याल रखते हैं कि मारने के चक्कर में खुद न मारे जाएं। दुर्भाग्य से पुतिन के साथ यही हो रहा है। रूस अपने कामयाब लोगों को खो रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो लड़ाई है जो दिनों दिन लंबी और थका देने वाली होती जा रही है, जिसका हासिल अब तक कुछ नहीं है। और यूपी में राजकीय सम्मान के साथ डॉग स्क्वाड के एक डॉग को अंतिम विदाई दी गई। यूपी के मुरादाबाद में डॉग स्क्वाड के एक डॉग की मौत के बाद उसे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। विस्फोटक का पता लगाने में माहिर इस डॉग की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी पर राजस्थान में बवाल मच गया। बीजेपी ने उस पार्टी की एक तस्वीर भी शेयर की और आरोप लगाया कि छबड़ा दंगे के आरोपी आसिफ अंसारी को भी इस इफ्तार पार्टी में बुलाया गया था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है। भारतीय तीरंदाज तरुणदीप रॉय और रिद्धि की जोड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप के मिक्स्ड डबल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इन्होंने फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन की जोड़ी को हराया। और हनुमान चालीसा से लेकर लाउडस्पीकर विवाद तक महाराष्ट्र में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। चालीसा विवाद में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल भेज दिया गया है। दोनों पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद का हल निकालने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्री दिलीप वलसे के साथ होने वाली इस बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया है और बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। और यूक्रेन से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद रूस की सेना बचाव की मुद्रा में आ गई है। ऐसे में रूस की सेना ने फिल्मी अंदाज में बच निकलने का रास्ता निकाला है।
दुनिया में सबसे शानदार, सबसे सुसज्जित और सबसे सुरक्षित हथियारों को ऐसा सस्ता जुगाड़ क्यों करना पड़ रहा है? इस टैंक को ही देखिए, जिस पर रूस की सेना ने अतिरिक्त मेटल कवर लगा रखा है। दरअसल टैंक का काम सिर्फ दुश्मन पर हमला करना ही नहीं है, बल्कि दुश्मन से खुद को बचाना भी है, जो सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच का काम भी करता है। यही खासियत तोप को टैंक बनाती है। टैंक को एक तरह का चलता फिरता बंकर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सैनिक अपनी सुरक्षा के साथ दुश्मन पर अटैक करते हैं। ये हमला जमीन के अलावा आसमान से भी हो सकता है। ऐसे में टैंक में सैनिक को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन महायुद्ध में ऐसा होता दिख नहीं रहा, जिसका सबूत है ये टैंक। ये नेस्त नाबूद टैंक अपने धराशायी होने की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। बैटलफील्ड में रूस के टैंकों की इतनी बुरी हालत ना तो इससे पहले कभी किसी ने देखी होगी, न किसी ने किस्सों में सुनी होगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक यूक्रेन में जब युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस ने करीब 2700 लड़ाकू टैंक तैनात किए थे, जिनमें से ज्यादातर T-72 और T-90 टैंक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने अभी भी अपने ब्रह्मास्त्र और दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक T-14 का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस ने अधिकतर अपने पुराने T-72 टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को ही मैदान में उतारा है, और यही है इनके ध्वस्त होने की असली वजह। Ми воюємо зараз проти російських військ не просто за нашу державу, не просто за незалежність, а буквально за виживання для наших людей, за те, щоб українців не розстрілювали, за те, щоб українців не катували, за те, щоб українців не гвалтували і щоб не вивозили в Росію. Російські окупанти вже вивезли з цієї території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Це як 2 ваших міста порту. Просто уявіть це. Були люди і їх немає. 500 тисяч людей. Це депортація. Це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого. गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी दल ने 60 सीटों में से 58 सीटों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी की इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को असम के डिब्रूगढ़ जाएंगे, जहां वो 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। गैंगस्टर विकास दहिया उर्फ माले को स्पेशल सेल ने डीएनडी के पास से गिरफ्तार कर लिया। विकास दहिया पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े 3 नेताओं और एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या में शामिल होने का आरोप है। रूस जैसा विशाल और शक्तिशाली देश कैसे यूक्रेन से मात खा रहा है? आखिर क्या वजह है कि रूस के तोप यूक्रेन के आगे नहीं टिक पा रहे हैं? युद्ध में नए भर्ती किए गए रूस के सैनिकों और रूस के पुराने टैंकों की हालत इतनी खराब हो गई है कि अनुभवहीनता की वजह से ये सैनिक अपने हथियारों को बचाने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाने लगे और अपने टैंकों को गंवाने भी लगे। महायुद्ध में हालात इतने खराब होने लगे कि जीते गए टैंकों को लोग वॉर ट्रॉफी समझकर अपने घर ले जाने लगे हैं, जिसे यूक्रेन की सरकार ने खुद बढ़ावा दिया। Ми очікуємо 100% підтримку від Генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці і війна у нас. Я думаю, що після приїзду, і якщо буде час у генерального секретаря, і я думаю, що у нього дуже поважний статус, йому обов'язково треба відвідати спочатку наші місця, де було катування і де знищили наших людей. लंबे वक्त तक चले सुधारों के बाद भी रूसी सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिल रही जिसकी उसे उम्मीद थी। जमीन पर सेना तकनीकी परेशानियों से जूझ रही है, उनके टैंक खराब हो रहे हैं और उनकी रणनीति को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है।
दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए रूसी टैंकों को ध्वस्त करना उनकी जरूरत बन गई और टैंकों पर जीत एक जिद बन गई है। रूस के टैंकों के इस तरह नाकामयाब होने की वजह इस वीडियो में भी छिपी है। वीडियो में नजर आ रहा ये है जेवलिन मिसाइल। महायुद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल दिए थे और लगातार इन मिसाइलों की आपूर्ति करता आ रहा है, जिसने पूरे युद्ध को नया मोड़ दे दिया। इस मिसाइल के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। यूक्रेन के लिए सिर्फ जेवलिन ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी रूस के लिए काल बनी हुई है। यूक्रेन के लिए ये दोनों इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी हुई है। अब समझिए ये मिसाइल काम कैसे करती है। टैंकों के सामने बैठा सैनिक अगर अपने दुश्मन टैंक पर सीधे हमला करता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल रूस के तमाम टैंक ऐसे रक्षा कवच से लैस होते हैं जो सीधे हमले के असर को नाकाम कर देते हैं। अब बारी आती है NLAW और जेवलिन मिसाइल की, जो छोड़े जाने पर टैंक के ऊपर वहां जाकर फटती है जहां टैंक का रक्षा कवच कमजोर होता है, जबकि जेवलिन मिसाइल 2 वॉरहेड से लैस होती है। पहली टैंक के रक्षा कवच को उड़ा देती है और दूसरी टैंक के भीतर जाकर नुकसान पहुंचाती है। ठीक ऐसे देखिए कैसे जेवलिन और नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन ने टैंकों के ठीक ऊपर हमला किया है, उसी जगह जहां टैंक का रक्षा कवच सबसे कमजोर होता है। Force can do tremendous work in terms of defending itself, and the Ukrainians demonstrate that each and every day. We've seen them again blunt the advance of a far superior force with respect to the Russians in terms of numbers and capability by using the right types of techniques and the right weapon systems. The Javelin, the Stingers have proven to be very, very effective in this fight. टैंक और सैनिक वाहनों में अजीबोगरीब सुधार से ये साफ हो जाता है कि रूस की सेना कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन की दिक्कतों से जूझ रही है। खबरें हैं कि रूस के यूनिट कमांडर रेडियो या मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं, जिनकी बातें आसानी से सुनी जा सकती हैं। हालांकि इन सब के बावजूद जानकारों का मानना है कि रूस के पास बड़ी तादाद में हथियार हैं और उनके सैनिकों की संख्या भी ज्यादा है, जिससे आने वाले दिनों में ये महायुद्ध एक नए दौर में पहुंच जाएगा, जिससे यूक्रेन का भयानक नुकसान निश्चित है। जिसके बाद शहर का ज्यादातर हिस्सा काले धुएं की गाढ़ी चादर से ढका दिखाई दिया। एक जगह तो मिसाइल गिरने के साथ ही धुएं के पीछे आग की तेज। और पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। पिछले 4 दिनों में सुरक्षा बल ने घाटी में 8 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें 6 लश्कर के और 2 आतंकी जैश के हैं। फायरिंग में 3 टेररिस्ट मारे गए, उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया है। यूपी के बुलंदशहर में पीएसी जवानों और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दलित समुदाय के दूल्हे की घुड़चढ़ी का कार्यक्रम शांतिपूर्वक करा लिया गया। दूल्हा सीआरपीएफ का जवान है। 1 साल पहले दलित लड़के की घुड़चढ़ी के कार्यक्रम के दौरान इसी गाँव में गोली चली थी। देहरादून के ब्राइट लाइन स्कूल में 11 साल के एक छात्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने अगले 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही सभी स्कूलों को कोरोना नियम सख्ती से मानने के निर्देश दिए। और पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द इसकी तैनाती होने वाली है और ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द ही इसकी तैनाती होने वाली है। यह मिसाइल 16,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है।
इस मिसाइल टेस्ट के बारे में पुतिन ने कहा है कि जो रूस के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये मिसाइल उनको सोचने पर मजबूर करेगी। ये परमाणु युद्ध का ट्रेलर है। ये पुतिन का परमाणु प्रयोग है। बॉर्डर पर पुतिन का परमाणु मिसाइल। रूस ने 96 घंटे पहले परमाणु महामिसाइल सरमत का परीक्षण किया। यह मिसाइल एक बार में अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमला कर सकती है। पुतिन ने अब इस मिसाइल के तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। नाम RS-28 सरमत। टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर। खतरनाक, एक मिसाइल में 10 वॉरहेड। रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वजन 208 टन। पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहले परीक्षण हुआ और अब उसे तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए। इस खबर के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप के देशों में खौफ है। बाइडेन की टेंशन बढ़ाने वाली इस मिसाइल को रूस साइबेरिया के क्रास्नोयार्क इलाके में तैनात कर रहा है। साइबेरिया का इलाका मॉस्को से लगभग 3,000 किलोमीटर दूर है। रूस इस मिसाइल को उस जगह पर तैनात कर रहा है जहां सोवियत काल के वोयोवोडा मिसाइलों को रखा गया था। इस मिसाइल की तैनाती के बाद न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन और न ऑस्ट्रेलिया। और ना ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीरें पेश की हैं, वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया के तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन के इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। में हुई मुठभेड़ की ड्रोन से ली गई तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई, जिसमें आतंकी छुपने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण में आज शाम 6 बजे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी ओपनिंग सेशन को संबोधित करेंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1083 नए मामले सामने आए, जबकि 812 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ दिल्ली में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,975 हो गई है। और पुतिन की इस नई मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इस मिसाइल के ऊपर 10 से 15 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। सरमत ICBM मिसाइल की लंबाई 35.5 मीटर है। इस मिसाइल का व्यास 3 मीटर है। सरमत ICBM की मदद से रूस एक साथ 15 स्थानों पर एक साथ हमला कर सकता है। पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल सरमत का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। महायुद्ध के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। व्लादिमीर पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाता है, इसलिए पुतिन इस मौके पर यूक्रेन की जीत का ऐलान करना चाहते हैं। इसलिए बहुत से जानकार परमाणु युद्ध की आशंका भी जता रहे हैं। और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सरमत मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब 2 बार सोचेंगे। पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट 2 की वो ताकत है जो कि दुनिया में से सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। करीब 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरमत के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब करीब तमाम मुल्क आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। इस वक्त सरमत का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीर देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरमत का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा, यानी टेस्ट में सरमत की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की तैनाती से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़ेंगे। हालांकि रूस के मिसाइल टेस्ट और उसके बाद तैनाती की खबर को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का यह बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। और पश्चिम बंगाल में हुए बम धमाके में 5 बच्चे घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक संदिग्ध धमाके में 5 बच्चे घायल हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब खेलने के दौरान एक बच्चे ने बम को गेंद समझकर उठा लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में डूंडा रेंज के जंगल में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। वहां लगी भीषण आग को काबू करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। किरीट सोमैया पर एक दिन पहले हुए हमले के मुद्दे पर बीजेपी नेता मिहिर कोटेचा, सुनील राणे और अन्य लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेगा। इस दौरान किरीट सोमैया भी मौजूद रहेंगे। ये ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है और हर पल परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस का निशाना अब यूक्रेन के कमांड सेंटर पर है। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल के हमले भी अब तेज हो गए हैं और इस मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियारों की मदद लेकर यूक्रेन के बचे कुछ शहरों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो चुकी है। रूस का इस्कंदर, युद्ध का सिकंदर। रूस का डेडली हथियार, यूक्रेन पर वार। इस्कंदर मिसाइल को पकड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि वो डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपना रास्ता बदल देती है और उसके बाद टारगेट को तबाह कर देती है। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्यादातर तबाही इसी इस्कंदर मिसाइल से की गई है। अब रूस ने यूक्रेन के पड़ोसियों में खौफ भरने के लिए इस्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। रूस के तैनाती का मकसद साफ है। वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर के जरिए यूक्रेन के साथ साथ उनके पड़ोसी देश को भी अपने निशाने पर रखना चाहता है। इस्कंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियारों दोनों को ले जाने में सक्षम है। इस्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 400 से 500 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को ट्रक पर सवार मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। इस्कंदर मिसाइल एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। ये मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। इस्कंदर मिसाइल की मार खाली नहीं जाती, इन पर पुतिन को भरोसा है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के परमाणु ठिकानों पर लगातार नजरें गड़ाई हुई हैं। उन्हें आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने पहले ही अमेरिका समेत पूरे नेटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दे रखी है। इस्कंदर मिसाइल में 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज रॉकेट होते हैं। ये सिस्टम मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान नियंत्रित करते हैं। मिसाइल में अलग ना होने वाला वॉरहेड लगाया जाता है। इस्कंदर मिसाइल लक्ष्य का पीछा करते हुए नष्ट कर देती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। सबसे ज्यादा आशंका यह है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करे। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी निगाह बनाए हुई है। सांसद नवनीत राणा मुंबई के भाईखला जेल भेज दी गई। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट के फैसले के बाद नवनीत राणा को मुंबई के भाईखला जेल भेज दिया गया। नागपुर में बीजेपी ने लालटेन लेकर महाराष्ट्र सरकार के बिजली कटौती के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने नागपुर के संविधान चौक पर लालटेन जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में आशा भोसले ने लता दीदी की यादों को ताजा किया। न भूतो न भविष्यति, ऐसे ना हुई थी ना होगी। और जंग के मैदान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पूरी दुनिया में चर्चा है कि यूक्रेन के कुछ शहर टैंकों का कब्रिस्तान बन गए हैं। महायुद्ध में महासंग्राम करने जाते इन रूसी सैनिकों के साजो सामान में आपको कुछ अलग, अनोखा या बदला सा नजर आ रहा है। वीडियो को एक बार फिर से देखिए। जो आपकी नजरों से शायद छूट गया हो, हम आपको दिखाते हैं। रूस की मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर, ट्रक पर खास तरह का विंडशील्ड कवर, टैंक पर लगा अतिरिक्त मेटल कवर, खास तरह के पहियों से लैस बख्तरबंद गाड़ी। रूस की सेना के इन हथियारों पर ये परिवर्तन क्यों किए गए हैं? क्या इन संशोधनों की कोई खास वजह है या फिर रूस की सेना ऐसा करके अपना बचाव करने में लगी है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रूस की सेना के सबसे शक्तिशाली हथियार दुरुस्त नहीं रहे या कहें कि सुरक्षित नहीं बचे हैं। यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर लगातार हमले कर रही है, जिसमें रूस को अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सबसे शानदार बैटल टैंक को युद्ध के मैदान में खोना पड़ रहा है। तो क्या हथियारों में किए गए इन सुधारों से अब रूस की सेना बच पाएगी? रूसी हथियारों में ये परिवर्तन क्यों किए गए? इसे बताने से पहले यूक्रेन की सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल को सुनिए। Тут були самі більші танкові сраження. Якщо подивитися історію, так і є. Я думаю, все-таки історія сходиться. Тут теж буде дуже велике таке скупчення військ і буде бій. यूक्रेन की सेना की माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया सबसे बड़ा टैंक युद्ध देख रही है। यूक्रेन की सेना को जहां जिस तरह भी मौका मिल रहा है, दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले रूस के टैंकों को वो धराशायी कर रहे हैं। कभी घात लगाकर, कभी ड्रोन हमले करके, तो कभी युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में। और दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन के अंदर बने गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गई। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में रेलवे स्टेशन के अंदर बने एक गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। असम की कोकराझार कोर्ट ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद आज जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। मारीन ले पेन को हराकर मैक्रों दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में इमानुएल मैक्रों को 98.2% वोट मिले, जबकि मारीन ले पेन को 42.7% वोट मिले। आखिर रूस के शक्तिशाली टैंकों को हुआ क्या, इस पर हमने पूरी रिसर्च की और इस रिसर्च में ऐसे कई फैक्ट सामने आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अब तक हुए युद्ध में यूक्रेन ने 1157 सैनिक गाड़ियों, 873 टैंकों और 2238 बख्तरबंद गाड़ियों का नामो निशान मिटा दिया है, जिसके बाद रूस की रेड आर्मी बचाव की मुद्रा में आ गई है और अब उसने बच निकलने का फिल्मी रास्ता अपनाया है। 2015 में आई फिल्म मैड मैक्स में प्रयोग की गई इन गाड़ियों को देखिए। रूस की सेना अपनी गाड़ियों का मैड मैक्स अवतार दिखा रही है, जिसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। बदलाव नंबर 1, रूस की इस बख्तरबंद गाड़ी को बैटलफील्ड में उतारने से पहले ही इसकी बनावट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं। सामने की विंडशील्ड में इतनी ही जगह छोड़ी गई है जिससे बस सैनिकों को बाहर देखने की जगह रहे और बाहरी किसी खतरे से इनका कोई नुकसान न हो। लगभग यही बदलाव सेना के इस ट्रक में किया गया है। होवित्जर तोप ले जा रहे इस ट्रक में 90% वही बदलाव है। इसमें जो नया है वो है ये, दरवाजे पर लोहे के खास शील्ड लगा दिए गए हैं जिससे दुश्मन की गोलियों से बचा जा सके। बदलाव नंबर 2, जब लोहा नहीं मिल रहा तो लकड़ी ही सही, बचाव तो करना ही है चाहे किसी भी तरह हो। रूसी सेना के इस ट्रक में सामने की तरफ लगी लकड़ियां तो यही संकेत दे रही हैं, लेकिन इस ट्रक को लकड़ियों का बना शील्ड बचा नहीं पाया। लोहे का बना शील्ड भी यूक्रेन के हथियारों के सामने हवाई साबित हुआ। बदलाव नंबर 3, रूस के मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर तबाही की नई दास्तान लिखने जा रहा है, क्योंकि ये सैनिकों को ले जाने के अलावा यूक्रेन के घरों पर भी तबाही मचाने का काम करने वाला है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ शहर के अलग अलग जगहों पर पैदल मार्च किया और आरोप लगाया कि बुलडोजर का डर दिखाकर बीजेपी दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है। बुलडोजर की राजनीति से वो दिल्ली भर में लोगों को धमका रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुधवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल ने एक और शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने रोहित शर्मा के टी20 क्रिकेट में 6 शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुधवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। क्या मारियुपोल में बूचा से बड़ा नरसंहार हुआ? क्या मारियुपोल में हजारों लोगों को मारकर दफनाया गया? नौ 9,000 यूक्रेनी नागरिकों को सामूहिक तौर पर दफनाने का आरोप। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की सेना सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ रही, बल्कि उसके ऊपर बर्बरता का ठप्पा लग रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि मारियुपोल के पास सामूहिक कब्रें दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के सैन्य अफसरों ने आरोप लगाया कि रूस के सैनिकों ने 9,000 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, फिर सामूहिक कब्रें बनाकर उनको दफन कर दिया। ज़ेलेंस्की के अफसरों ने आरोप लगाया कि मारियुपोल पर कब्जे के दौरान आम लोगों की मौतों को छिपाने के लिए रूसी सैनिकों ने सामूहिक कब्रें बनवा दी। दावा किया जा रहा है कि मारियुपोल में बूचा से बड़ा नरसंहार हुआ है। इस दावे के पीछे सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें सामूहिक कब्रों को दिखाया गया है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें उस समय जारी की गई हैं जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियुपोल में जीत का बड़ा दावा किया था। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ने पुतिन के दावे को झूठा बताया है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय मारियुपोल और अमेरिका के दावे को फर्जी
बताकर कहा कि अमेरिका आदतन झूठ बोलता है। Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. Все остатки украинских нацистов Азова вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि मारियुपोल में एक बड़े स्टील कारखाने में यूक्रेन के करीब 2000 सैनिक अभी भी छिपे हैं और इन सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना एक्शन में। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि छिपे हुए सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना प्लान कर रही है, तो वहीं उनके सैनिक लगातार मुकाबला कर रहे हैं। Намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі Азовсталі, поновив авіаційні удари по території заводу, по району оборони наших військ і спробує проводити штурмові дії. Менше з тим наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну. मारियुपोल को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों के अपने अपने दावे हैं। रूस का दावा है कि ओज़ोवत्सल को छोड़कर पूरे मारियुपोल को रूसी सैनिकों ने मुक्त करा रखा है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कीव में यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया तो रूस ओज़ोवोस्टल स्टील प्लांट में मानवीय संघर्ष विराम के लिए तैयार है। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिकों से आम नागरिकों के जीवन की गारंटी भी ली जाएगी। रूस के इस दावे से ये लग रहा है कि मारियुपोल में रूस की सेना लगभग कब्जा कर चुकी है। ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखीमपुर की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया। लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। लद्दाख के करगिल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। यूपी के कानपुर में अपराधियों के साथ पार्टी करते हुए क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम इस पूरे प्रकरण को अच्छी तरह से जामिन करें। मारियुपोल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे लोग पुतिन के बम को तो मात दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों के सामने एक और बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। 1930 के करीब इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब 1980 के करीब शीत युद्ध चल रहा था, तब नागरिकों के बचाव के लिए 4 वर्ग मील में फैली इस फैक्ट्री के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर जैसे कमरे भी बनाए गए थे, जहां आज रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिकों और छोटे बच्चों ने भी शरण ली हुई है। और ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये भी जरा गौर से सुनिए। Играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Все с семьей пришли. Ну как, все бабушка, дедушка остались дома. Из какого числа? Со 2 марта. Ага. Не считаете, сколько считаете? Уже пересчитались. Очень хотим домой. आपको जानकर हैरानी होगी कि अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड मौजूद दीवारें ऐसी फौलादी हैं कि रूस ने शनिवार को भी यहां पर बमबारी की, लेकिन इस बमबारी से भी यहां शरण लिए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल यहां असली मुश्किल है रसद की, यानी यहां पर खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। З 25 лютого, це понад 1,5 місяці, ми знаходимося тут і ми потребуємо допомоги, оскільки ми не можемо, знаходимося в епіцентрі подій і не можемо вийти з них. Нам потрібно, моїй дитині потрібно перебувати на мирних територіях, всім дітям, у нас тут багато дітей. Жодних наших запасів, які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища, вже не вистачає. Ми перебуваємо на грані того, що скоро в нас не буде харчування. Ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей, яким в першу чергу віддаємо все, що в нас є. Тому я дуже прошу про те, що нам необхідно. मारियुपोल के अंदर इस वक्त भी 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मौजूद हैं।
जेलेंस्की इन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान ये कहा कि मारियुपोल में रूसी सेना की नाकेबंदी इतनी जबरदस्त है कि एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। रख दिया, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और वो पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए। इस दौरान ये जवान वहां की एक बिल्डिंग में छिपे अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए टैंक से गोलों की बारिश करते नजर आए। ऐसा कर उन्होंने इस सरकारी इमारत को आजाद करवा लिया। मगर वहां हुए हमलों से उस इमारत का हुलिया पूरी तरह बदला नजर आया। हालांकि बाहर से तो वो ठीक ठाक ही नजर आई, लेकिन जब यूक्रेन के सैनिक उसके अंदर पहुंचे तो उन्हें जगह जगह तबाही के निशान दिखे। ऐसे में इन जवानों को मलबे के ढेर से ही आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि इस बिल्डिंग में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन पुतिन की सेना ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से सब तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वहां कई गाड़ियां भी गोलाबारी से कबाड़ के ढेर में बदली दिखी। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के डबल गेम का पर्दाफाश हुआ है। एक और चीन इस जंग की शुरुआत से ही खुद को रूस के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने यूक्रेन पर हमले का विरोध भी नहीं किया, लेकिन दूसरी ओर वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है, जिसका यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी किया। वहीं यूक्रेन ने चीन पर यही ड्रोन रूस को भी बेचने का आरोप लगा दिया। साथ ही चीन से रूस पर इन ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर दी और यूक्रेन के इन आरोपों ने चीन के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि चीन तो पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को भांपकर पहले ही इससे फायदा लेने की कोशिश में जुट गया था, जिसके लिए उसने जंग की शुरुआत से ठीक पहले रूस के साथ गेहूं, गैस और कोयला खरीदने का करार कर लिया और युद्ध की वजह से इनकी कीमतों में उछाल के बाद उसने इनकी जमाखोरी शुरू कर दी ताकि बाद में इन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सके। यही नहीं, चीन ने अपने गेम प्लान के तहत अपनी करेंसी युआन की तुलना में रूसी करेंसी रूबल की कीमत गिरने दी, जिसके लिए उसने रूबल की गिरती कीमत के बीच अपने देश में विदेशी करेंसी बदलने के रेट में ढील दे दी और इसका उसे फायदा भी मिला, क्योंकि रूबल की कीमत गिरने से चीन के लिए रूस से होने वाला आयात बेहद सस्ता हो गया। इस बीच खबर है कि पहले से प्रतिबंधों की मार झेल रहे पुतिन को चीन ने धोखा दे दिया। रूस अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन के साथ एक समझौता करना चाहता है, लेकिन जिनपिंग सरकार ने इस समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए। असल में पुतिन चीन की कंपनी यूनियन पे के साथ एक डील करना चाहते हैं। बताया गया कि अगर ये डील कामयाब होगी तो रूस के लोगों को अपने देश और विदेशों में यूनियन पे कार्ड से पेमेंट करने की मंजूरी मिल जाएगी। इस सौदे को अमेरिका के मास्टर और वीजा कार्ड की काट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इन दोनों ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी थी और उनके इस एक्शन के बाद रूसी बैंकों की तरफ से जारी किए गए मास्टर और वीजा कार्ड ने रूस से बाहर काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में इस मुश्किल से निकलने के लिए पुतिन ने अपने दोस्त जिनपिंग से मदद मांगी। मारियुपोल पर कब्जे के दावे के बाद यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन की सेना ने अब पूरी ताकत पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में झोंक दी है। रूसी सेना के टैंक अब डॉनबास की सड़कों पर गरज रहे हैं। वहां के शहरों पर रूसी मिसाइलें मौत बरसा रही हैं। रूस की सेना ने हमले को और भीषण करते हुए वहां के रुबीजने शहर को रॉकेट और मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसके बाद शहर का ज्यादातर हिस्सा काले धुएं की गाढ़ी चादर से ढका दिखाई दिया। एक जगह तो मिसाइल गिरने के साथ ही धुएं के पीछे आग की तेज लपटें उठती नजर आईं। फिर तो वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और शहर का वो इलाका मानो धुएं में गुम हो गया। एक साथ हुए इतने धमाकों के बाद थोड़ी देर तक वहां शांति बनी रही, लेकिन तभी शहर के एक दूसरे हिस्से में लगातार कई बम फटते हुए दिखाई दिए। इसी तरह रूसी सेना के हमलों से हो रहे भीषण धमाके शहर को रह रहकर दहलाते रहे और रुबीजने शहर पर हो रहे इन हमलों के बीच यूक्रेन ने फिर आरोप लगाया कि रूस के सैनिक उसके नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलें उन इमारतों को निशाना बना रही हैं जिनमें अब भी लोग छिपे हुए हैं। हालांकि रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के इन आरोपों को नकार दिया गया, लेकिन रुबीजने शहर पर हमला होने के बाद वहां से बचकर निकले एक आदमी ने बताया कि रूसी सेना के हमलों में शहर पूरी तरह तबाह हो गया। खंडहर में बदलते शहर का हाल बताने वाला यह आदमी खुद किसी तरह हमले के बीच अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगह पहुंच पाया। उधर रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर भी हमला बोल दिया। वहां रूस के मिसाइल हमले ने इमानुएल मैक्रों ने
लगातार दूसरी बार जीता फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव। नतीजों के बाद मैक्रो विरोधियों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस फायरिंग में 2 की मौत। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन के कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री। यूक्रेन का मारिउपोल के पास रूस को बातचीत का न्योता। आज से 4 दिवसीय नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस की होगी शुरुआत। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा प्रमुख करेंगे संबोधित। भविष्य की योजनाओं के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के हालात पर होगी चर्चा। भारत दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर की द्विपक्षीय वार्ता आज। यूक्रेन संकट समेत कई मुद्दों पर होगी बात। शाम 6 बजे पीएम मोदी के साथ रायसीना डायलॉग को करेंगी संबोधित। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद में पति रवि राणा के साथ जेल भेजी गई सांसद नवनीत राणा। सरकारी काम में बाधा समेत कई मामलों में केस दर्ज। जेल के बाहर शिवसेना का प्रदर्शन। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर मामले में गृह मंत्री दिलीप वलसे ने आज सुबह 11:30 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत कई नेताओं को बैठक में आने का न्योता। मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं मारिउपोल पर कब्जे के बाद कादिरोव के लड़ाकों के जश्न का एक वीडियो जारी किया गया। 57 दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद रूस ने ऐलान किया कि उसकी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर मारिउपोल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रमजान कादिरोव के लड़ाकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मारिउपोल की तबाही और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कई खूंखार लड़ाके वहां की एक धधकती हुई ऊंची इमारत के सामने इकट्ठा हुए। बताया गया कि इस शहर पर रूस की जीत के पीछे रूसी सेना और इन लड़ाकों का ही हाथ है। रूस की फौज ने हवाई हमलों के जरिए वहां तबाही मचाई तो जमीन पर यूक्रेन की सेना को शिकस्त देने की जिम्मेदारी इन्हीं चेचन लड़ाकों पर थी। और जब जीत मिली तो इन लड़ाकों ने झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। इसके साथ ही कादिरोव के इन खूंखार लड़ाकों ने ऐलान किया कि मारिउपोल को नष्ट करने और शुद्ध करने का जो पुतिन से हुक्म मिला था उसे इन लोगों ने पूरा किया। इस बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर जंग के मैदान से भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक मैदान में कुछ सैन्य ठिकाने दिखाई दिए। यही नहीं, जमीन के अंदर भी गुप्त कमरे बने दिखे। दावा है कि यहाँ यूक्रेन के जवान रह रहे थे, लेकिन रूस के हमले के बाद वो भाग गए। सामने आई तस्वीरों में कुछ पोर्टेबल मिसाइलें पड़ी दिखी। चारों तरफ जिंदा बम और हथियारों से भरे बक्से इधर उधर बिखरे नजर आए। वहीं गोलियों से लोड हुई कुछ ऑटोमेटिक बंदूकें भी दिखी, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं था। दावा है कि यूक्रेन के जवान न सिर्फ हथियार छोड़कर भागे बल्कि अपने मारे गए सैनिकों के शव भी वो नहीं ले गए। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ये किस हिस्से का वीडियो जारी किया इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। वहीं दूसरी तरफ रूस में विक्ट्री डे मनाने की तैयारियां तेज हो गईं। मॉस्को के रेड स्क्वायर में हर साल मनाए जाने वाले इस जश्न के लिए रूसी फौज की टुकड़ियां जुटने लगी और राजधानी मॉस्को की सड़कों पर रूस के जंगी टैंकों का काफिला नजर आया, जिसे वहां मौजूद लोग अपने कैमरों में रिकॉर्ड करते दिखे। उनके वहां से गुजरने के लिए राजधानी की सड़कों को पहले ही खाली करा लिया गया, जिसके बाद वहां से रूसी सेना के भारी भरकम टैंकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी निकलती दिखी। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में कई फौजी गाड़ियां एक कतार में चलती नजर आईं। साथ ही इस काफिले के आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां भी दिखाई दी। उधर जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, पुतिन के अगले टारगेट पर बहस भी तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्दोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है, जिसके लिए पुतिन पहले ही पूरी तैयारी कर चुके हैं। मोल्डोवा की चर्चा शुरू होते ही बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक वीडियो भी चर्चा में आ गया, जो 1 महीना पहले लीक हो गया था। दावा किया गया था कि किसी मीटिंग में लुकाशेंको पुतिन का प्लान समझा रहे थे और वो वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गया। उस वक्त दावा किया गया था कि यूक्रेन के दक्षिण में बसे मोल्डोवा पर हमले का प्लान काफी पहले से बनाया जा चुका है। मोल्डोवा पर कब्जा होते ही पुतिन के लिए कई मकसद हल हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के लिए ये बड़ी टेंशन की वजह है। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, रूस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर कब्जा करना पुतिन के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका अगला पड़ाव मोल्दोवा हो सकता है। नक्शे पर देखकर समझा जा सकता है कि मोल्दोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है, क्योंकि मोल्दोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूरोप में सबसे गरीब मुल्क मोल्दोवा ही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मोल्दोवा के पास न तो ज्यादा हथियार हैं और न ही बहुत बड़ी सेना है। अगर रूस ने मोल्दोवा पर हमला किया तो मोल्दोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा, लेकिन सवाल यह है कि मोल्दोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो क्या होगा? तो होगा यह कि पुतिन की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है और जमीन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है।
ऊपर से काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब यह होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। इसीलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई। मोल्दोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा कर अगर मोल्दोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। वहीं यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच रूस के 2 बेहद अहम ठिकानों में भीषण आग लगने के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया जा रहा है। रूस के इन दोनों ठिकानों में एक दिन पहले आग लगी थी, जिनमें पहला रूस के त्वेर शहर में बना एक रक्षा अनुसंधान केंद्र है, जो मॉस्को से करीब 180 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि अचानक उसकी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद वहां से आई तस्वीरों में रिसर्च सेंटर की पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। तेज लपटें खिड़की और बड़ी खबर फ्रांस से है, जहां लगातार दूसरी बार इमानुएल मैक्रों राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। मैक्रों ने चुनाव में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को मात दी। मैक्रों की जीत के बाद फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में जहां समर्थक जश्न मना रहे हैं, वहीं विरोधियों ने हंगामा शुरू कर दिया है। नतीजों के बाद मैक्रों के विरोधी सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस वालों पर भी हमला किया। पुलिस ने भी हालात को काबू करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के दौरान पुलिस की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। पेरिस के साथ ही दूसरे शहरों में भी तनाव बढ़ा हुआ है। और जंग तब लंबी खिंच जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ आम लोगों को झेलनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त मारिउपोल में, जहां पर इस वक्त 3000 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुल पर इतने बम बरसे हैं कि लाशें ही लाशें निकल रही हैं। ये दावा सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से किया जा रहा है। रूस का बम जहां गिरता है वहां कुछ बचता नहीं। रूस की मिसाइल जिस इमारत पर गिरती है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। रूस के फाइटर जेट जहां सीरियल बॉम्बिंग करते हैं, वहां जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन मारिउपोल में एक जगह ऐसी है जहां रूस की सेना 1 महीने से लगातार बमबारी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी वहां पर मौजूद यूक्रेन के नागरिकों और यूक्रेन की अज़ोव बटालियन का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। मारिउपोल की ये कौन सी जगह है जिसने अब तक सरेंडर नहीं किया है? ये जगह है मारिउपोल का अज़ोवत्सल स्टील प्लांट, जो स्टील यानी फौलाद की तरह मजबूत है, और यही स्टील 3000 से ज्यादा यूक्रेन के लोगों की हिफाजत कर रहा है। स्टील प्लांट की ताकत है ये सुरंगें। दावा किया जा रहा है कि ये सुरंगें अज़ोवत्सल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं। इन सुरंगों की वजह से ही ये स्टील प्लांट अजेय बना हुआ है। अजेय यानी जिसे कोई जीत ना सके। और ये स्टील प्लांट इस वक्त भी रूसी सेना जीत नहीं सकी है, जबकि स्टील प्लांट के अंदर की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। इन मासूम बच्चों और आम लोगों के चेहरे देखिए। 1 महीने से ज्यादा हो गए इन बच्चों ने सूरज नहीं देखा है। यहाँ बच्चे अपनी माओं से टॉफी और चॉकलेट की जिद नहीं कर रहे हैं। यहाँ बस एक ही जिद है, बच्चे स्टील प्लांट के बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग धूप देखना चाहते हैं, लेकिन बाहर रूस के लड़ाके हैं और आसमान से मौत बरस रही है। जिंदगी और मौत के बीच में ये अजेय और अभेद्य सुरंगें, जिनको रूस के बम अब तक नहीं हरा पाए हैं। और अमृतसर के पास अटारी बॉर्डर से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई।
के अमृतसर में कस्टम विभाग ने 700 करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप जब्त की। पाकिस्तानी चेक पोस्ट को पार करके इस ड्रग को अफगानिस्तान से ट्रक के जरिए लाया जा रहा था। ड्रग्स को ट्रक के जरिए मुलेठी की आड़ में छुपा कर लाने की साजिश थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन चेन्नई में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान सीएम स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। पुडुचेरी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह की शुरुआत की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरविंद को पढ़ना पड़ेगा। और मारियोपोल में इस वक्त 3000 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इन 3000 लोगों की जान आखिर कैसे बचेगी? क्या है ज़ेलेंस्की का टारगेट 3000? यूक्रेन के लोग किस तरह मुसीबत झेल रहे हैं ये आपने देख लिया। अब देखिए पुतिन क्या कर रहे हैं। पुतिन ईस्टर मना रहे हैं। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से कुछ दूरी पर मौजूद कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर का दौरा किया। प्रेसिडेंट पुतिन प्रार्थना सभा में शामिल हुए। संयोग देखिए, जिस भगवान की प्रार्थना पुतिन कर रहे हैं उसी भगवान को ज़ेलेंस्की भी याद कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ईस्टर पर पूजा का कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन के एक चर्च का वीडियो शेयर करते हुए बयान जारी किया है कि हे भगवान, यूक्रेन को बचा लो। Ми ні на кого не нападали, тож дай нам захисту. Ми ніколи не знищували інші народи, тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель, тож не дай захопити нашу. Збережи Україну. Велике свято сьогодні дає нам велику надію і непохитну віру в те, що світло переможе темряву. Добро переможе зло. Життя переможе смерть. А отже, неодмінно. यूक्रेन की अज़ोव बटालियन के 2000 सैनिक इन सुरंग जैसे बंकरों के अंदर मौजूद हैं। एक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक भी इन सुरंगों के अंदर शरण लिए हुए हैं। अज़ोव बटालियन ने खुद एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें दिखाया गया है कि वो कैसे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान जुटाने में लगे हुए हैं। आपको इस स्टील प्लांट के अंदर ले चलते हैं। Много детям еды привезли. Трошки сладості, трошки такого чогось. Потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. स्टील प्लांट के अंदर बच्चों का सामान बिखरा हुआ है। बच्चों के बस्ते देखे जा सकते हैं। Трошки сладості, трошки такого чогось. Потрошки пособирали. Привет, як ваши дела? Кулачок. 1,5 месяца, сегодня какое, 21 апреля, вот с 5 марта. Мы со 2. На работу пішли, так тут и осталось. Я не работник комбината, мы просто прибежали после обстрела дома сюда, рассчитывали на зеленый коридор и вот застряли в бомбоубежище. इस पूरे स्टील प्लांट का ढांचा इस तरह से है कि जमीन के ऊपर फैक्ट्री है, लेकिन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। इन सुरंगों से गुजरते हुए लोग अंदर जाते हैं, जहां पर कई बड़े कैमरे मौजूद हैं। इन सुरंगों का मुंह ऐसे फौलादी कमरों की तरफ जाकर खुलता है जहां सैकड़ों लोग एक साथ रह सकते हैं। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखीमपुर की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया। लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
लद्दाख के करगिल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। यूपी के कानपुर में अपराधियों के साथ पार्टी करते हुए क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। ये बड़ा आवश्यक है कि हम इस पूरे प्रकरण को अच्छी तरह से जामिन करें। मारिउपोल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे लोग पुतिन के बम को तो मात दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों के सामने एक और बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। 1930 के करीब इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब 1980 के करीब शीत युद्ध चल रहा था, तब नागरिकों के बचाव के लिए 4 वर्ग मील में फैली इस फैक्ट्री के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर जैसे कमरे भी बनाए गए थे, जहां आज रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिकों और छोटे बच्चों ने भी शरण ली हुई है। और ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये भी जरा गौर से सुनिए। Играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Всей семьей пришли. Ну, как все, бабушка, дедушка остались дома. Из какого числа? Со 2 марта. Не считаете, сколько считаете? Уже пересчитались. Очень хотим домой. आपको जानकर हैरानी होगी कि अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड मौजूद दीवारें ऐसी फौलादी हैं कि रूस ने शनिवार को भी यहां पर बमबारी की, लेकिन इस बमबारी से भी यहां शरण लिए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल यहां असली मुश्किल है रसद की, यानी यहां पर खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। З 25 лютого, це понад 1,5 місяці, ми знаходимося тут і ми потребуємо допомоги, оскільки ми не можемо знаходимося в епіцентрі подій і не можемо вийти з них. Нам потрібно, моїй дитині потрібно перебувати на мирних територіях, всім дітям, у нас тут багато дітей. Жодних наших запасів, які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища, вже не вистачає. Ми перебуваємо на грані того, що скоро в нас не буде харчування. Ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей, яким в першу чергу віддаємо все, що в нас є. Тому я дуже прошу про те, що нам необхідно. मारिउपोल के अंदर इस वक्त भी 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की इन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान ये कहा कि मारिउपोल में रूसी सेना की नाकेबंदी इतनी जबरदस्त है कि एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। और दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को रिश्वत लेते सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर सज्जन सिंह यादव और कांस्टेबल अमित लुच्चा को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई को मिली शिकायत के मुताबिक दोनों आरोपी पीड़ित पर रिश्वत देने के दबाव बना रहे थे और रिश्वत न देने पर उसे चार्जशीट में आरोपी बनाने की धमकी दे रहे थे। अमेठी के मोहनगंज थाने की इंस्पेक्टर की मौत के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पुलिस के लोगों को दबाव में काम करना पड़ रहा है। यूपी के बागपत में एक वेस्टेज प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने से प्लांट में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुतिन के लिए मारिउपोल आखिर क्यों खास है? आखिर पुतिन क्यों मारिउपोल पर पुतिन की सेना जबरदस्त हमले लगातार कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। स्टील प्लांट के पास रूस के सैनिक और चेचनिया के लड़ाके मौजूद हैं। इन सभी रूसी सैनिकों का पहला मिशन ये है कि वो स्टील प्लांट का संपर्क बाहर से एकदम काट देना चाहते हैं, ताकि स्टील प्लांट के अंदर किसी भी तरह का खाना पीना और रसद ना पहुंच सके, जिसके बाद भूख से परेशान होकर यूक्रेन के नागरिक और सैनिक खुद ही रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दें। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का भी ऑर्डर यही है। पुतिन नहीं चाहते कि स्टील प्लांट पर हमला हो, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो कि खुद यूक्रेन के लोग ही वहां पर सरेंडर कर दें। Приказываю отменить.
здесь. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни. आपको इस नक्शे से समझाते हैं कि आखिर रूस के लिए मारियुपोल क्यों महत्वपूर्ण है। ये रूस है, ये यूक्रेन और ये है क्राइमिया। क्राइमिया 2014 से पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया। रूस को क्राइमिया से जोड़ने के लिए पुतिन एक कॉरिडोर चाहते हैं जो डॉनबास में मारियुपोल से ही निकलेगा, और इसीलिए पुतिन ने मारियुपोल के लिए इतना जबरदस्त हमला बोला है। यूक्रेन के मारियुपोल शहर को लेकर कई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं और ये दावा किया गया है कि इस शहर के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया है। मैक्सर टेक्नोलॉजी ने 2 तस्वीरें जारी की है। एक तस्वीर 29 मार्च की है जिसमें बहुत कम जगह में कब्रों को दिखाया गया है, और इसके बाद 15 अप्रैल की भी तस्वीरें जारी की गई है जिनमें कब्रों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है। इस तरह की तस्वीरें जारी कर रूस पर यह आरोप लगाने की कोशिश हो रही है कि पुतिन की आर्मी ने युद्ध में आम लोगों का नरसंहार किया है, लेकिन पुतिन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐसी खबरों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। Поставляется гуманитарная помощь, продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. Все остатки украинских нацистов Азова вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. मारियुपोल में रविवार को भी रूसी सेना ने भारी बमबारी की है। सवाल ये है कि एक और रूस की ओर से ये दावा किया जाता है कि पूरे शहर पर कब्जा कर लिया गया है, और दूसरी तरफ शहर पर गोले भी दागे जाते हैं। अगर कब्जा हो गया है तो ये बमबारी किस पर की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मारियुपोल में अज़ोव बटालियन के कमांडर ये दावा कर रहे हैं कि शहर पर रूस का कब्जा अब भी नहीं हुआ है और जंग लगातार जारी है। Они перекидывают это через Харьковскую область, и также какой-то процент перекидывают на сам Харьков. То есть вчера были бои, наши войска отбили, не дали пройти в сторону Харькова русским войскам. А в принципе... रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस भीषण जंग में सबसे बुरा हाल है अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में मौजूद इन आम लोगों का, जिनको नहीं पता कि वो सूरज कब देखेंगे। Мирное небо. Мы хотим дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже... इन लोगों की जिंदगी का अंधेरा अब तभी दूर होगा जब यूक्रेन में युद्ध खत्म होगा। और जहांगीरपुरी में भाईचारा बनाए रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिल्ली की जहांगीरपुरी में बीते दिनों जिस इलाके में हिंसा हुई थी, वहां भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आजाद चौक पर खत्म हुई। यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। ये मानकर खेलिए कि आप देश के लिए खेल रहे हैं।
चेन्नई में बीच रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा उस समय हुआ जब खाली ट्रेन को यार्ड से प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा था। और रूस यूक्रेन महायुद्ध में पलड़ा किसका भारी है? 2 महीने के संग्राम में ये सवाल अब भी उलझा हुआ है, लेकिन जो सामने है वो ये कि सिर्फ यूक्रेन ही तबाह और बर्बाद नहीं हो रहा है, रूस भी मुश्किल में फंसता जा रहा है। ऑर्थोडॉक्स चर्च में पुतिन मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन के साथ पहुंचे। ईस्टर के अवसर पर पुतिन के हाथों में आस्था वाली मोमबत्ती थी और चेहरे पर उदासी का भाव। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब पुतिन किसी धार्मिक कार्यक्रम में दिखे हों। Каждый может, кто имеет свечу, получить этот огонь от гроба Господня. चर्च में रोशन मोमबत्ती का यही तो लाउड एंड क्लियर मैसेज है। शांति हो सब ओर, लेकिन शांति स्थापित करने के पैमाने सबके अलग अलग हों तो फिर शांति कैसे होगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। लिहाजा यूक्रेन में महासंग्राम का मंच युद्ध वाले चित्रों से पटा पड़ा है। मिसाइलों की अचूक मार, टैंक से निकले झुलसा देने वाले गोले, ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग, जमीन पर चहुं ओर तबाही का मंजर, आसमान पर बारूद वाला बिखरता धुआं। जंग में बर्बाद सिर्फ हमले वाली जमीन नहीं होती, उसका भी सिर्फ नुकसान ही होता है जो जंग को जायज मानकर गोले दागता है। नंबर 1 लियोनिड सुलेमान। नंबर 2 अलेक्जेंडर तुलियाकोव। नंबर 3 व्लादिस्लाव अवावेव। नंबर 4 सर्गेई प्रोत्सेन्या। नंबर 5 मिखाइल वॉटफोर्ड। ये उन 5 बिजनेस टाइकून और रूस की गैस कंपनियों से जुड़े लोगों के नाम हैं जिनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। इन लोगों की मौत के कारण अलग अलग बताए गए, लेकिन इन सब का रिश्ता आखिरकार उस नेचुरल गैस से है जो पूरे यूरोप के घरों को रोशन करता है, कपकपा देने वाली ठंड में भोजन देता है। कहते हैं कि महायुद्ध यूक्रेन की नेटो से दोस्ती से ज्यादा नेचुरल गैस वाले हित के लिए लड़ा जा रहा है। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद और उसके ठीक बाद इन 5 रूस के रसूखदार लोगों की मौत ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन के युद्ध के फैसले का ये भी एक अंजाम है। और महाराष्ट्र में खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एटीएम की चोरी कर ली गई। महाराष्ट्र के सांगली में खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एटीएम की चोरी कर ली गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ बदमाश खुदाई करने वाली मशीन से एटीएम को उखाड़ते हुए दिखाई दिए। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के आखिरी दिन 86 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान दीपक पुनिया ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि 92 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान विकी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। और रूस युद्ध मैदान में अपने कर्नल जनरल को भी खो रहा है और अपनी गैस इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी। रूस में इस वक्त बिजनेस टाइकून की मौत की मिस्ट्री चर्चा में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहंशाही साबित करने के लिए ज़ेलेंस्की की बर्बादी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, लेकिन अब ये लड़ाई रूस के लिए परेशानी का सबब बन गई है।
इसलिए नहीं कि रूस के सैनिकों के हताहतों की संख्या ने पुतिन को हताश किया है, ये इसलिए भी नहीं कि ज़ेलेंस्की की अब तक की युद्ध नीति ने रूसी सैनिकों को परेशान कर रखा है, वो इसलिए कि इस जंग में पुतिन अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं। उन लोगों को खो रहे हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिनके चलते ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश नेटो में होते हुए भी यूक्रेन के साथ जंग नहीं लड़ पा रहे। ये 5 लोगों की मौत को लेकर रूस में कई तरह की बातें चल रही हैं। 60 साल के लियोनिड सुलेमान गैज़प्रोम गैस कंपनी में बड़े पद पर थे। उनकी जब लाश मिली तो वो खून से लथपथ थे, लेकिन ये मौत मिस्ट्री बन गई, कातिल का पता नहीं चला। इसी तरह अलेक्जेंडर तुलियाकोव को उनकी प्रेमिका ने मृत पाया। जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ उसके ठीक एक दिन बाद पता चला कि अलेक्जेंडर को मौत के पहले बुरी तरह पीटा गया था। व्लादिस्लाव अवावेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गैज़प्रोम बैंक अपने पेंट हाउस में मृत मिले। यही नहीं, पत्नी एलेना और 13 साल की बच्ची मारिया भी मरी मिली। सर्गेई प्रोतोसेनिया तो स्पेन में फांसी के फंदे पर झूलते मिले। बिजनेस टाइकून मिखाइल वाटफोर्ड का शव सरे के वर्जीनिया वाटर स्थित वेंटवर्थ एस्टेट के गैराज में एक माली को मिला। इन लोगों ने खुदकुशी की या इनका मर्डर कर दिया गया? अगर मर्डर हुआ तो किसने किया और क्यों किया? अगर खुदकुशी थी तो इसके पीछे की वजह क्या है? इन पांचों में एक बात कॉमन है और वो है रूस का गैस वाला जखीरा। असल में पर्दे के सामने रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 महीने से चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे रूस और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों के बीच भी जंग जारी है। यहाँ लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक हथकंडों की मदद से लड़ी जा रही है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर हैं। रूस की सरकारी कंपनी गैज़प्रोम से जो कमाई होती है वो रूस के सालाना बजट का 40% होती है। गैज़प्रोम अपनी सीधी पाइपलाइन से यूरोप में गैस पहुंचाती है। यूरोप रूसी तेल और गैस कंपनी का सबसे बड़ा बाजार है और यही यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पर्दे की ओट से ही सही ज़ेलेंस्की को लड़ाई के लिए हथियार भेज रहे हैं। यूरोप इस कदर रूस के गैस पर निर्भर है कि रूस अगर सप्लाई स्लो कर दे तो कई देशों की ठंड में जमने की नौबत आ जाएगी। लेकिन यूरोप तो बाद में जमेगा, पहले उस कंपनी से जुड़े लोगों की लगातार हो रही मौतों का सवाल है जो रूस के तेल और गैस का पूरा कारोबार चलाते हैं। 5 लोगों में से 2 तो उस गैज़प्रोम के ही कर्ता धर्ता थे। यहाँ रूस की 6 बड़ी कंपनियों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। गैज़प्रोम ये रूस की सबसे बड़ी नेचुरल एनर्जी वाली कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 117.4 बिलियन डॉलर है और जिसका नेट इनकम है 25.7 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर की कंपनी है रोजनेफ्ट। 111.1 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू वाली इस कंपनी का नेट इनकम है सालाना 12 बिलियन डॉलर। नंबर 3 कंपनी का नाम है लुकवायल। 106.4 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू और नेट इनकम 7.7 बिलियन डॉलर। रूस की चौथी सबसे बड़ी कंपनी का नाम है गैज़प्रोम नेफ्ट। 40.6 बिलियन का रेवेन्यू और नेट इनकम 6.8 बिलियन डॉलर। सुरगुत नेफ्ट गैस का रेवेन्यू है 19.1 बिलियन डॉलर और नेट इनकम है 6.1 बिलियन डॉलर। नोवाटेक का रेवेन्यू है 15.7 बिलियन डॉलर और नेट इनकम है 5.9 बिलियन डॉलर। रूस की ये कंपनियां तेल और नेचुरल गैस के तौर पर मुल्क के खजाने को भरती हैं, लेकिन अब इन्हीं कंपनियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके मूल रूप से 2 कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, पुतिन इन कंपनियों के कर्ता धर्ता बदलना चाहते हैं। दूसरा, ये आरोप लग रहे हैं कि पुतिन अपने इनर सर्किल में बदलाव चाहते हैं।
हालांकि रूस के बिजनेस टाइकून की मौत से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकलता, लेकिन कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि रूस की बड़ी हस्तियों की संदिग्ध मौत एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी जानकारी पुतिन को नहीं हो। लिहाजा इन लोगों की मौत की मुकम्मल जांच होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो ये शायद ही संभव हो क्योंकि पुतिन का दिल और दिमाग यूक्रेन में ज़ेलेंस्की पर टिका है। और बड़ी खबर फ्रांस से है, जहां पर लगातार दूसरी बार इमानुएल मैक्रो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। मैक्रो ने चुनाव में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को मात दी। मैक्रो की जीत के बाद फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में जहां समर्थक जश्न मना रहे हैं, वहीं विरोधियों ने हंगामा शुरू कर दिया। नतीजों के बाद मैक्रो के विरोधी सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस वालों पर भी हमला किया। पुलिस ने भी हालात को काबू करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के दौरान की गई फायरिंग में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। पेरिस के साथ ही दूसरे शहरों में भी तनाव बढ़ गया है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बादशाहत साबित करने के लिए यूक्रेन को बर्बादी की स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन अब ये लड़ाई रूस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। रूस के हथियार ज़ेलेंस्की पर बमों की बारिश कर रहे हैं। हालांकि रूस को इसमें काफी हानि उठानी पड़ी है। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी को जंग की शुरुआत के बाद से रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इस दौरान रूसी सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल भी मारे जा चुके हैं। रूस के जिन 8 जनरल को यूक्रेन ने मारने का दावा किया है, उनमें मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलो 8वीं सेना के उप कमांडर थे। जनरल मेगोमेद तुशेव चेचेन फोर्सेस के लीडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 41वीं कंबाइंड आर्म्ड आर्मी के डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल विटाली गोरासिमोव सीरिया और क्रीमिया में ऑपरेशन में भाग लेने वाले रूस की 41वीं सेना के पहले डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई कोलेनिकोव 29वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। मेजर जनरल ओलेग मितेयेव 16 मार्च को मारियोपोल शहर के पास लड़ाई के दौरान मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मोडविचोव 19 मार्च को खेसोन क्षेत्र में मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल याको रेंजात्सेव रूस की 49वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। जंग, जख्म, मौत, आंसू, सिसकी और हिचकी बांटती है, दर्द देती है, और ये दर्द सिर्फ ज़ेलेंस्की को नहीं, पुतिन को भी हो रहा होगा। लड़ाइयाँ देश के लिए लड़ी जाती हैं, लेकिन पुतिन जैसी शख्सियत इस बात का ख्याल रखते हैं कि मारने के चक्कर में खुद न मारे जाएं। दुर्भाग्य से पुतिन के साथ यही हो रहा है। रूस अपने कामयाब लोगों को खो रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो लड़ाई है जो दिनों दिन लंबी और थका देने वाली होती जा रही है, जिसका हासिल अब तक कुछ नहीं है। और यूपी में राजकीय सम्मान के साथ डॉग स्क्वाड के एक डॉग को अंतिम विदाई दी गई। यूपी के मुरादाबाद में डॉग स्क्वाड के एक डॉग की मौत के बाद उसे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। विस्फोटक का पता लगाने में माहिर इस डॉग की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी पर राजस्थान में बवाल मच गया। बीजेपी ने उस पार्टी की एक तस्वीर भी शेयर की और आरोप लगाया कि छबड़ा दंगे के आरोपी आसिफ अंसारी को भी इस इफ्तार पार्टी में बुलाया गया था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है। भारतीय तीरंदाज तरुणदीप रॉय और रिद्धि की जोड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप के मिक्स्ड डबल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इन्होंने फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन की जोड़ी को हराया। हनुमान चालीसा से लेकर लाउडस्पीकर विवाद तक महाराष्ट्र में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। चालीसा विवाद में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल भेज दिया गया है और दोनों पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद का हल निकालने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्री दिलीप वलसे के साथ होने वाली इस बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। और वहीं यूक्रेन से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद रूस की सेना बचाव की मुद्रा में अब आ गई है। ऐसे में रूस की सेना ने फिल्मी अंदाज में बच निकलने का रास्ता निकाला है। लेकिन दुनिया में सबसे शानदार, सबसे सुसज्जित
और सबसे सुरक्षित हथियारों को ऐसा सस्ता जुगाड़ क्यों करना पड़ रहा है? इस टैंक को ही देखिए, जिस पर रूस की सेना ने अतिरिक्त मेटल कवर लगा रखा है। दरअसल टैंक का काम सिर्फ दुश्मन पर हमला करना ही नहीं है, बल्कि दुश्मन से खुद को बचाना भी है, जो सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच का काम भी करता है। यही खासियत तोप को टैंक बनाती है। टैंक को एक तरह का चलता फिरता बंकर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सैनिक अपनी सुरक्षा के साथ दुश्मन पर अटैक करते हैं। ये हमला जमीन के अलावा आसमान से भी हो सकता है। ऐसे में टैंक में सैनिक को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन महायुद्ध में ऐसा होता दिख नहीं रहा, जिसका सबूत है ये टैंक। ये नेस्त नाबूद टैंक अपने धराशायी होने की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। बैटलफील्ड में रूस के टैंकों की इतनी बुरी हालत ना तो इससे पहले कभी किसी ने देखी होगी, न किसी ने किस्सों में सुनी होगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक यूक्रेन में जब युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस ने करीब 2700 लड़ाकू टैंक तैनात किए थे, जिनमें से ज्यादातर T-72 और T-90 टैंक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने अभी भी अपने ब्रह्मास्त्र और दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक T-14 का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस ने अधिकतर अपने पुराने T-72 टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को ही मैदान में उतारा है, और यही है इनके ध्वस्त होने की असली वजह। Ми воюємо зараз проти російських військ не просто за нашу державу, не просто за незалежність, а буквально за виживання для наших людей, за те, щоб українців не розстрілювали, за те, щоб українців не катували, за те, щоб українців не гвалтували і щоб не вивозили в Росію. Російські окупанти вже вивезли з цієї території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Це як 2 ваших міста порту. Просто уявіть це. Були люди і їх немає. 500 тисяч людей. Це депортація. Це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого. और गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी दल ने 60 सीटों में से 58 सीटों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी की इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को असम के डिब्रूगढ़ जाएंगे, जहां वो 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। गैंगस्टर विकास दहिया उर्फ माले को स्पेशल सेल ने डीएनडी के पास से गिरफ्तार कर लिया। विकास दहिया पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े 3 नेताओं और एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या में शामिल होने का आरोप है। और रूस जैसा विशाल और शक्तिशाली देश कैसे यूक्रेन से मात खा रहा है? आखिर क्या वजह है कि रूस के तोप यूक्रेन के आगे नहीं टिक पा रहे हैं? युद्ध में नए भर्ती किए गए रूस के सैनिकों और रूस के पुराने टैंकों की हालत इतनी खराब हो गई है कि अनुभवहीनता की वजह से ये सैनिक अपने हथियारों को बचाने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाने लगे और अपने टैंकों को गंवाने भी लगे। महायुद्ध में हालात इतने खराब होने लगे कि जीते गए टैंकों को लोग वॉर ट्रॉफी समझकर अपने घर ले जाने लगे हैं, जिसे यूक्रेन की सरकार ने खुद बढ़ावा दिया। Ми очікуємо 100% підтримку від Генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці і війна у нас. Я думаю, що після приїзду, і якщо буде час у генерального секретаря, і я думаю, що у нього дуже поважний статус, йому обов'язково треба відвідати спочатку наші місця, де було катування і де знищили наших людей. लंबे वक्त तक चले सुधारों के बाद भी रूसी सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिल रही जिसकी उसे उम्मीद थी। जमीन पर सेना तकनीकी परेशानियों से जूझ रही है, उनके टैंक खराब हो रहे हैं और उनकी रणनीति को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए रूसी टैंकों को ध्वस्त करना उनकी जरूरत बन गई और टैंकों पर जीत एक जिद बन गई है।
रूस के टैंकों के इस तरह नाकामयाब होने की वजह इस वीडियो में भी छिपी है। वीडियो में नजर आ रहा ये है जेवलिन मिसाइल। महायुद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल दिए थे और लगातार इन मिसाइलों की आपूर्ति करता आ रहा है, जिसने पूरे युद्ध को नया मोड़ दे दिया। इस मिसाइल के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। यूक्रेन के लिए सिर्फ जेवलिन ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी रूस के लिए काल बनी हुई है। यूक्रेन के लिए ये दोनों इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी हुई है। अब समझिए ये मिसाइल काम कैसे करती है। टैंकों के सामने बैठा सैनिक अगर अपने दुश्मन टैंक पर सीधे हमला करता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल रूस के तमाम टैंक ऐसे रक्षा कवच से लैस होते हैं जो सीधे हमले के असर को नाकाम कर देते हैं। अब बारी आती है NLAW और जेवलिन मिसाइल की, जो छोड़े जाने पर टैंक के ऊपर वहां जाकर फटती है जहां टैंक का रक्षा कवच कमजोर होता है, जबकि जेवलिन मिसाइल 2 वॉरहेड से लैस होती है। पहली टैंक के रक्षा कवच को उड़ा देती है और दूसरी टैंक के भीतर जाकर नुकसान पहुंचाती है। ठीक ऐसे देखिए कैसे जेवलिन और नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन ने टैंकों के ठीक ऊपर हमला किया है, उसी जगह जहां टैंक का रक्षा कवच सबसे कमजोर होता है। Force can do tremendous work in terms of defending itself, and the Ukrainians demonstrate that each and every day. We've seen them again blunt the advance of a far superior force with respect to the Russians in terms of numbers and capability by using the right types of techniques and the right weapon systems. The Javelin, the Stingers have proven to be very, very effective in this fight. टैंक और सैनिक वाहनों में अजीबोगरीब सुधार से ये साफ हो जाता है कि रूस की सेना कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन की दिक्कतों से जूझ रही है। खबरें हैं कि रूस के यूनिट कमांडर रेडियो या मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं, जिनकी बातें आसानी से सुनी जा सकती हैं। हालांकि इन सब के बावजूद जानकारों का मानना है कि रूस के पास बड़ी तादाद में हथियार हैं और उनके सैनिकों की संख्या भी ज्यादा है, जिससे आने वाले दिनों में ये महायुद्ध एक नए दौर में पहुंच जाएगा, जिससे यूक्रेन का भयानक नुकसान निश्चित है। और पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। पिछले 4 दिनों में सुरक्षा बल ने घाटी में 8 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें 6 लश्कर के और 2 आतंकी जैश के हैं। फायरिंग में 3 टेररिस्ट मारे गए, उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया है। यूपी के बुलंदशहर में पीएसी जवानों और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दलित समुदाय के दूल्हे की घुड़चढ़ी का कार्यक्रम शांतिपूर्वक करा लिया गया। दूल्हा सीआरपीएफ का जवान है। 1 साल पहले दलित लड़के की घुड़चढ़ी के कार्यक्रम के दौरान इसी गाँव में गोली चली थी। देहरादून के ब्राइटलैंड स्कूल में 11 साल के एक छात्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने अगले 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही सभी स्कूलों को कोरोना नियम सख्ती से मानने के निर्देश दिए। और पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द इसकी तैनाती होने वाली है। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द ही इसकी तैनाती होने वाली है। यह मिसाइल 16,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है।
इस मिसाइल टेस्ट के बारे में पुतिन ने कहा है कि जो रूस के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये मिसाइल उनको सोचने पर मजबूर करेगी। ये परमाणु युद्ध का ट्रेलर है। ये पुतिन का परमाणु प्रयोग है। बॉर्डर पर पुतिन का परमाणु मिसाइल। रूस ने 96 घंटे पहले परमाणु महामिसाइल सरमत का परीक्षण किया। यह मिसाइल एक बार में अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमला कर सकती है। पुतिन ने अब इस मिसाइल के तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। नाम RS-28 सरमत। टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर। खतरनाक। एक मिसाइल में 10 वॉरहेड। रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वजन 208 टन। पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहले परीक्षण हुआ और अब उसे तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए। इस खबर के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप के देशों में खौफ है। बाइडेन की टेंशन बढ़ाने वाली इस मिसाइल को रूस साइबेरिया के क्रास्नोयार्क इलाके में तैनात कर रहा है। साइबेरिया का इलाका मॉस्को से लगभग 3,000 किलोमीटर दूर है। रूस इस मिसाइल को उस जगह पर तैनात कर रहा है जहां सोवियत काल के वोयोवोडा मिसाइलों को रखा गया था। इस मिसाइल की तैनाती के बाद न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन और न ऑस्ट्रेलिया। और ना ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीरें पेश की हैं, वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया के तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। और पुलवामा में हुई मुठभेड़ की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई, जिसमें आतंकी छुपने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण में आज शाम 6 बजे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी ओपनिंग सेशन को संबोधित करेंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1083 नए मामले सामने आए, जबकि 812 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ दिल्ली में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,975 हो गई है। पुतिन की इस नई मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इस मिसाइल के ऊपर 10 से 15 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। सरमत ICBM मिसाइल की लंबाई 35.5 मीटर है। इस मिसाइल का व्यास 3 मीटर है। सरमत ICBM की मदद से रूस एक साथ 15 स्थानों पर एक साथ हमला कर सकता है। पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल सरमत का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। महायुद्ध के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। व्लादिमीर पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाता है, इसलिए पुतिन इस मौके पर यूक्रेन की जीत का ऐलान करना चाहते हैं। इसलिए बहुत से जानकार परमाणु युद्ध की आशंका भी जता रहे हैं। और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सरमत मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है।
Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब दो बार सोचेंगे। पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट 2 की वो ताकत है जो कि दुनिया में से सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। करीब 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरमत के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब करीब तमाम मुल्क आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। इस वक्त सरमत का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीर देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरमत का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा, यानी टेस्ट में सरमत की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की तैनाती से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़े। हालांकि रूस के मिसाइल टेस्ट और उसके बाद तैनाती की खबर को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का यह बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। और यूक्रेन की सीमा से लगे रूस के ब्रियांस्क में तेल डिपो में आग लग गई। सामने आई तस्वीरों में तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई साफ दिखाई दी और तेल डिपो में लगी आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार छाता हुआ दिखाई दिया। आग किन वजहों से लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन रूस के ब्रियांस्क में किस तरीके से तेल डिपो पर आग लगी है, भीषण आग जिसकी वजह से पूरा का पूरा तेल डिपो आग की चपेट में आ गया। यहां पर अटैक किया गया था। तेल डिपो में भीषण आग पकड़ने के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से काला धुआं आसमान में छाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आग किस वजह से लगी है अब इन कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन तेल डिपो जिस तरीके से धुंधू कर जल रहा है उससे साफ स्थिति स्पष्ट होती है कि आखिर वहां पर इस वक्त क्या हालात इस तेल डिपो के होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में हुए बम धमाके में 5 बच्चे घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक संदिग्ध धमाके में 5 बच्चे घायल हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब खेलने के दौरान एक बच्चे ने बम को गेंद समझकर उठा लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में डूंडा रेंज के जंगल में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। वहां लगी भीषण आग को काबू करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। किरीट सोमैया पर एक दिन पहले हुए हमले के मुद्दे पर बीजेपी नेता मिहिर कोटेचा, सुनील राणे और अन्य लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेगा। इस दौरान किरीट सोमैया भी मौजूद रहेंगे। ये ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है और हर पल परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस का निशाना अब यूक्रेन के कमांड सेंटर पर है। यूक्रेन पर इसका